आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कुछ ऐसे टर्म्स मिलते हैं जैसे कि इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, इन्फिनिटली लार्ज चार्ज्ड शीट, इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। इन्फिनिटली लॉन्ग, इन्फिनिटी का लिटरल मीनिंग क्या होता है? इन्फिनिटी का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं है, यही इसका लिटरल मीनिंग है, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ये इट इज बियॉन्ड द मेजरिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। इसे हम मेजर नहीं कर सकते, ये इतना बड़ा है, कभी ना खत्म होने वाला। ये सारे इन्फिनिटी का लिटरल मीनिंग है। पर जब हम इसे फिजिक्स में ट्रीट करते हैं और कुछ चीजों को हम इन्फिनिटली लार्ज या इन्फिनिटली लॉन्ग कंसीडर करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि वो सही मायने में इन्फिनिटली लॉन्ग है, अर्थात ये सही मायने में कभी ना खत्म होने वाला चार्ज्ड वायर हो, या फिर इसका जो बाउंड्री है वो इतना दूर हो कि हम इसे मेजर नहीं कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। फिजिक्स में, मुझे फिजिक्स क्यों, मुझे यह भी कहना चाहिए कि मैथमेटिक्स में भी इन्फिनिटी ये मेजरमेंट पे इसके डिपेंडेंट नहीं है, किसी चीज का इन्फिनिटी होना या इन्फिनिटली लॉन्ग या लार्ज होना। ये एक रिलेटिव टर्म है और ये एक कॉन्सेप्ट है। चलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि फिजिक्स में हम जो कहते हैं इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर या इन्फिनिटली लार्ज चार्ज्ड शीट, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। ये तो पॉसिबल है नहीं ना कि इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर हमने ले आया, हम कहां से लाएंगे, या फिर इन्फिनिटली लार्ज चार्ज्ड शीट। सो ये प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। तो फिर हम उसके लिए इक्वेशन क्यों डिराइव करते हैं और उन इक्वेशंस का फिजिकल मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा ना कि हम क्यों डिराइव करते हैं उनके लिए इक्वेशंस। तो चलिए हम ये समझेंगे कि तब हम किसी एक शीट को इन्फिनिटली लार्ज शीट या फिर किसी वायर को इन्फिनिटली लॉन्ग वायर कंसीडर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान ले कि एक वायर है, ये रहा वो वायर, और हम एक सर्टेन पॉइंट से इस वायर को देख रहे हैं। वो सर्टेन पॉइंट है, फॉर एग्जांपल इससे d डिस्टेंस दूर, और यहां पर वो पॉइंट है पॉइंट P। इसका डिस्टेंस चलिए मान लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो d है। और P पॉइंट से हम जो इस वायर का जो टॉप और बॉटम को देख रहे हैं, P पॉइंट से इसका जो टॉप को देख रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये है मान ले अल्फा, और इस बॉटम को जो हम देख रहे हैं P पॉइंट से, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है इस बॉटम का ये है बीटा। अब हमने जो वायर कंसीडर किया वो इससे थोड़ा लंबा है, कुछ ऐसा। अब जो हम इस P पॉइंट से इस वायर को देखेंगे तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा। अब ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये अगर अल्फा डैश्ड हुआ तो हम कह सकते हैं कि अल्फा डैश्ड इज ग्रेटर देन अल्फा। और इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा इसके बॉटम का P पॉइंट से, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये अगर बीटा डैश्ड हुआ, यहां पर ये है एंगल बीटा डैश्ड, तो हम कहेंगे बीटा डैश्ड इज ग्रेटर देन बीटा। अर्थात वायर अगर बड़ा होते जाए तो उसका जो टिप है, अर्थात उसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, एक तो सबसे ऊपर एक पॉइंट होगा और एक सबसे नीचे एक पॉइंट होगा, उन एक्सट्रीम पॉइंट्स का एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों बढ़ते रहेगा। अब मान ले कि सही मायने में, थियोरेटिकली सोचे, सही मायने में हमारे पास एक इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है। तो इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, अब अगर हम कुछ दूर से इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d दूर से हम एक सर्टेन पॉइंट से इसे देखें, इसके टिप को और इसके बॉटम को, वो पॉइंट मान ले यहां पर Q। तो Q से अगर इसके टॉप को देखेंगे, टॉप इस स्क्रीन में नहीं है, ये सही मायने में, थियोरेटिकली मान ले सही मायने में एक इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है या एक वायर है मान ले, तो इसका जो टॉप होगा उस टॉप को अगर आप Q पॉइंट से देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा?
एंगल ऑफ एलिवेशन, आप जब इस टॉप को देखेंगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा ये 90 डिग्री का होगा। आप खुद सोच ले कि अगर आपके सामने एक लंबा वायर हो और वो वायर कितना लंबा, वो बिल्कुल ऊपर की तरफ इनफाइनाइट डिस्टेंस तक गया हुआ है, अगर ये कभी खत्म ना हुआ, सीधे ऊपर की तरफ बढ़ता गया, तो आप इसके टॉप को जो देखेंगे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा 90 डिग्री का। उसी तरह से जब इसके बॉटम को आप देखेंगे, अगर मान ले हम स्पेस में हैं और इसके बॉटम को देख रहे हैं, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो भी होगा 90 डिग्री का। अब ये जो पहला वाला एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल में हम अब P पॉइंट से जो देख रहे थे, अब P पॉइंट से ना देख के अगर हम यहां पहुंच जाता है किसी और पॉइंट में, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है R। अब इस R पॉइंट से अगर आप इसी चार्ज कंडक्टर को देखें, इस पिंक कलर के चार्ज कंडक्टर को, इसके टॉप को अगर देखें, तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन अब अल्फा से बड़ा हो गया है। सो ये एंगल ऑफ एलिवेशन मान ले अल्फा डबल डैश्ड हो गया। और उसी तरह से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा इसके बॉटम का, वो भी बीटा या बीटा डैश्ड से बड़ा हो गया है। सो ये जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हो गया मोर देन बीटा या बीटा डैश्ड, इसे हमने बीटा डबल डैश्ड कहा। उसी तरह से आप जितने इस वायर के क्लोज आते रहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बढ़ते रहेगा। और आप जितने ज्यादा क्लोज आते जाएंगे, अर्थात ये जो डिस्टेंस है, यहां पर ये जो डिस्टेंस बना रहे हैं आप इस वायर के साथ, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल डी, तो डी जितना जीरो की तरफ टेंड करेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दोनों 90 डिग्री की तरफ टेंड करते रहेगा। अर्थात ये डिस्टेंस जितना छोटा होते जाएगा, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ते जाएगा। जब आप बहुत बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, बहुत क्लोज, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ये लगभग 90 डिग्री होगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा ये भी लगभग 90 डिग्री का होगा। तो अब इस पॉइंट से मान ले, बहुत क्लोज एक पॉइंट से, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है M, तो इस M पॉइंट के लिए या M पॉइंट के पॉइंट ऑफ रेफरेंस से ये जो वायर आपको दिख रहा है, ये अब इन्फिनिटली लॉन्ग वायर हो गया है। प्रैक्टिकली ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर नहीं है, हम जो देख रहे हैं हमें दिख रहा है इसके डायमेंशंस जो है ये फाइनाइट है, लेकिन इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सोचे, इस पॉइंट से अगर इसके टॉप को देखा जाए तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये लगभग 90 डिग्री का होगा, ऑलमोस्ट 90 डिग्री का होगा। पूरा तो नहीं होगा, ऑलमोस्ट 90 डिग्री का होगा। मतलब ये अब इन्फिनिटली चार्ज वायर की तरह बिहेव कर रहा है या इन्फिनिट वायर की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहां पर एक नेचुरल सा सवाल आता है, स्टूडेंट्स हमेशा पूछते रहते हैं कि कब से इन्फिनिट वायर हम कंसीडर करें और कब इसे इन्फिनिट वायर कंसीडर ना करें। देखिए ये कॉन्सेप्चुअल बातें हैं कि आप ऐसा नहीं कि एक सर्टेन पॉइंट से आप किसी एक चीज को इनफाइनाइट कंसीडर करने लगे। सो ये अगर वायर है और आप मेजर कर रहे हैं इस पॉइंट से, P पॉइंट से, कुछ ऐसा एलिवेशन हुआ इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है बॉटम का, ये अल्फा और बीटा, फॉर एग्जांपल यहां पर लग रहा है लगभग 70 डिग्री 75 डिग्री का वैल्यू है। तो आप इसे इनफाइनाइट वायर की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, हम नॉर्मली नहीं करते हैं। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट को अगर करीब ले आए, हम मान लेते हैं यहां पर ले आए, तो अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अब बढ़ गया, लगभग 80-82 डिग्री का हो गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन भी वैसा ही कुछ हो गया, 80-82 डिग्री के आसपास। तो अब ये वायर पिछले केस के रेस्पेक्ट में, जब हम P पॉइंट में थे तब के रेस्पेक्ट में, अब ये थोड़ा इन्फिनिट वायर की तरह थोड़ा ज्यादा बिहेव कर रहा है। और हम अगर और करीब जाते हैं, हम मान लेते हैं यहां पर, यहां पॉइंट है R, यहां से जो देखते हैं इस टॉप को, तो ये एंगल लगभग 87-88 डिग्री का हो गया है।
तो अब ये और ज्यादा इंफिनिट वायर की तरह बिहेव करने लगा। देखिए एग्जैक्टली इंफिनिट वायर कभी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इस लाइन में किसी भी पॉइंट के लिए, चाहे पॉइंट यहां हो, किसी भी पॉइंट के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 90 डिग्री नहीं होगा। ये 90 डिग्री के करीब पहुंचेगा। हो सकता है ये 89 डिग्री एंड 59 मिनट्स हो। डेसिमल सिस्टम में मैं बात करूं तो 89.999 डिग्री हो, 90 कभी नहीं होगा। लेकिन ये जो वैल्यू है ये 90 डिग्री के बहुत क्लोज है। ये इतना क्लोज है कि इस डिफरेंस को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो अब हमारे लिए ये इंफिनिट वायर हो गया। एग्जैक्टली इंफिनिट वायर तो मुझे नहीं कहना चाहिए, ये ज्यादा इंफिनिट वायर की तरह बिहेव करेगा। तो अगर इंफिनिट वायर के लिए कोई इक्वेशन हमने डेराइव किया है, तो पी पॉइंट के लिए अगर वो इक्वेशन हम यूज करें तो वो परफेक्ट आंसर जो होना चाहिए उससे ज्यादा डेविएट करेगा। मैं थोड़ी देर बाद एक एग्जांपल दूंगा, उसमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। वही इक्वेशन अगर हम क्यू पॉइंट के लिए अप्लाई करें तो आंसर जो है वो रियलिटी के ज्यादा करीब रहेगा। आर पॉइंट के लिए वही इक्वेशन अगर हम यूज करें तो वो इक्वेशन और ज्यादा एक्यूरेट आंसर बताएगा। और इन पॉइंट्स के लिए जब हम अप्लाई करेंगे, उस इक्वेशन से मिला हुआ जो वैल्यू है वो रियलिटी के इतना करीब होगा कि जो थोड़ा सा डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब इग्नोर करना, कितना टर्म को आप इग्नोर कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये तो डिपेंड करेगा जो उस इक्वेशन को यूज कर रहा है। जो हम रियल लाइफ में मेजर करते हैं चीजें, क्या एग्जैक्टली उतना ही होता है? मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दे देता हूं, आपसे कहता हूं कि इसका जो लेंथ है आप बताइए। आपके पास जो एपरेटस है उससे आपने इसे मान ले मेजर किया और आपने कहा यह है 6.2 सेंटीमीटर। कोई इसे और ज्यादा प्रिसाइसली मेजर कर सकता है, उसने कहा नहीं ये 6.2 नहीं है, ये 6.23 सेंटीमीटर है। किसी और ने इसे मेजर किया, उसने कहा नहीं ये है 6.234 सेंटीमीटर। किसी ने और एक्यूरेटली मेजर किया और उसने कहा यह है 6.2339 सेंटीमीटर। तो हम इस सिचुएशन में 6.2 सेंटीमीटर मान के चल सकते हैं उसे। ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो कितना एक्यूरेसी डिमांड कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। किसी एक्सपेरिमेंट में ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो वो ये वाला वैल्यू अपनाएगा। किसी एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा प्रिसीजन का जरूरत है तो वो ये वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब है कि हम क्या इग्नोर करते हैं, कितना नेग्लेक्ट करते हैं, ये हम पे निर्भर करता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि यहां पर एग्जैक्टली एक सर्टेन पॉइंट होगा कि ये क्यू वो पॉइंट है जिसके इस तरफ हम इसे इनफाइनाइट वायर नहीं मानेंगे और इस तरफ हम उसे इनफाइनाइट वायर मानेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका दिल करे तो आप इस पी पॉइंट को भी मान लेना कि इस पॉइंट के लिए इनफाइनाइट वायर है। आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेसी से ज्यादा डेविएट करेगा। आप अगर अल्फा और बीटा को 90 डिग्री के साथ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब ये हमने मेजर किया तो हमें मिला ये मान ले 70 डिग्री, तो अगर आपके लिए 70 डिग्री और 90 डिग्री में कुछ खास फर्क नहीं है तो आप इसे इनफाइनाइट चार्ज वायर मान सकते हैं या इनफाइनाइट वायर मान सकते हैं। मतलब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन को मान सकते हैं, चलिए 90 डिग्री हो, जो 20 डिग्री है हमने नेग्लेक्ट कर दिया। क्या आप नेग्लेक्ट करेंगे? अगर आप नेग्लेक्ट करना चाहते हैं तो नेग्लेक्ट कर दें। आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो अगर इतना एक्यूरेसी का डिमांड नहीं करता है तो आप इसे नेग्लेक्ट कर दें। यहां पर मान ले ये एंगल है 85 डिग्री, तो अगर आपको यहां 5 डिग्री जो है उसे अगर आपको इग्नोर कर देना, नेग्लेक्ट कर देना, तो आप कर दीजिए। लेकिन अगर आप मेजर कर सकते हैं 85 डिग्री के लिए जो रिक्वायर्ड, जो इस इक्वेशन में, इस जो इक्वेशन हम यूज करेंगे उस इक्वेशन में अगर 85 डिग्री से एसोसिएटेड जो भी टर्म है उसे आप अगर मेजर करना चाहते हैं तो आप उसे प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं। अगर इसे 90 डिग्री अज्यूम करना चाहते हैं तो आप इसे 90 डिग्री अज्यूम करके इसे इन्फिनिटली लॉन्ग वायर मान सकते हैं। तो मैं अब एक रियल एग्जांपल लूं, जैसे कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, ये मान ले वो करंट कैरिंग कंडक्टर है।
इस करंट कैरिंग कंडक्टर से एक सर्टेन डिस्टेंस दूर, d डिस्टेंस दूर एक पॉइंट अगर है मान ले P, तो P पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, ये जो करंट कैरी कर रहा है ये है I, वो कितना होगा? वो डिपेंड करेगा इस करंट पे, वो डिपेंड करेगा इस डिस्टेंस पे, और साथ ही साथ वो डिपेंड करेगा इसके एंगल ऑफ एलिवेशन पे, इसके टॉप के, और इसके एंगल ऑफ डिप्रेशन पे, इसके बॉटम के। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन अगर अल्फा हुआ और एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर बीटा हुआ, तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फॉर एग्जांपल B बन रहा, तो इस B का जो मैग्नीट्यूड होता है ये बराबर होता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई। अगर आप इस टॉपिक तक नहीं पहुंचे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो आप सिर्फ इसके इक्वेशन को देखें, इसके मतलब पे ना जाएं, इनटू I जो कि करंट है यहां पर, डिवाइडेड बाय D इनटू साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। तो ये हो गया यहां का मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। वहीं पर अगर मान ले एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर हो या फिर इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर हो, तो ये रहा वो इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, बहुत लंबा है ये। यहां से अगर आप देखें किसी भी पॉइंट से, तो आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 90 डिग्री होगा टॉप को जब हम देखेंगे। सो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 90 डिग्री का, और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होगा 90 डिग्री का। तो अल्फा और बीटा का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री और 90 डिग्री होगा। तो इस केस में इस पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सो इस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, हमने इसे B1 कहा, वेक्टर B1। सो अब इस B1 का जो मैग्नीट्यूड होगा, इस B1 का मैग्नीट्यूड ये होगा, इसी इक्वेशन से हम कह सकते हैं ये होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई। म्यू नॉट ओवर 4 पाई मतलब हम इस मीडियम को, बीच में जो मीडियम है, इस मीडियम को एयर मान रहे हैं या वैक्यूम मान रहे हैं, इनटू I ओवर D इंटू साइन ऑफ अल्फा, तो साइन ऑफ 90 डिग्री जो कि 1 होगा, प्लस साइन ऑफ बीटा अर्थात साइन ऑफ 90 डिग्री जो कि होगा 1। सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ये होगा 2। सो 2 इंटू I डिवाइडेड बाई D। सो ये इक्वेशन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का जब ये वायर जो है, करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, ये इन्फिनिटली लॉन्ग हो। और ये हो गया वो इक्वेशन जो कि तब हम यूज करते हैं जब इस वायर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसे हम मेजर करके 90 डिग्री के साथ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब एक पॉइंट अगर यहीं पर मान ले, इस फर्स्ट केस में एक पॉइंट है ये है पॉइंट Q, और अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर एग्जांपल ये है 89 डिग्री, और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये है मान ले 89, मैं डेसिमल सिस्टम में लिख रहा हूं 89.9 डिग्री। इसे होना चाहिए था 89 डिग्री एंड 54 मिनट्स, पर मैं ऐसा डेसिमल सिस्टम में लिख रहा हूं, हमें बेहतर समझ में आता है ना डेसिमल सिस्टम। अब देखें, अगर आप इस 89 यहां पर पुट करें और 89.9 डिग्री को आप बीटा के जगह पुट करें, तो ये दोनों वैल्यूज जो है ये 1 के बहुत करीब होगा। ये लगभग 0.99998 ऐसा ही कुछ होगा, मुझे पता नहीं कितना होगा, लेकिन ये बहुत क्लोज होगा। सो 1 के बहुत क्लोज होगा। और ये साइन ऑफ बीटा जो होगा ये मान ले कि 0.9999997 हुआ, मान ले, मुझे नहीं पता कितना होगा, लेकिन ये 1 के बहुत करीब होगा, मैं इतना बता सकता हूं, आप भी ये समझ रहे होंगे। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 के बहुत करीब होगा, तो हम यहां 2 डाल सकते हैं ना। मतलब कि हम अगर वो छोटा सा जो माइन्यूट डिफरेंस है, उस डिफरेंस को अगर नेग्लेक्ट कर दे तो इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गया। अर्थात अब एक Q पॉइंट के लिए ये जो वायर है, ये वायर इंफिनिटली लॉन्ग वायर है। तो इंफिनिटली लॉन्ग वायर, infinitely long current carrying conductor, infinitely large sheet, charged sheet, ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि वास्तव में वो infinitely long है, जो infinity का लिटरल मीनिंग है, मैं उसके हिसाब से कह रहा हूं कि वास्तव में वो infinitely long है, कि उसका जो एजेस है वो इतना दूर है कि हम उसे मेजर ही नहीं कर सकते उस डिस्टेंस को, ऐसा नहीं है। तो फिर इस वायर को जो कि हमें दिख रहा है, इट इज नॉट इन्फिनिटली लॉन्ग, आप इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस वायर को इन्फिनिटली लॉन्ग कह सकते हैं। यह डिपेंड करेगा कि आपका एक्सपेरिमेंट का आउटकम
कितना डेविएशन को या फिर कितना एरर को झेल सकता है। यही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आप ये समझ सकते हैं कि चार्ज्ड शीट जो है या फिर कोई भी शीट ये इन्फिनिटली लॉन्ग या इन्फिनिटली लार्ज कैसे हो सकता है। अगर कोई पॉइंट उस शीट के बहुत क्लोज हो तो हम उस शीट को इन्फिनिटली लार्ज कंसीडर कर सकते हैं।